आपके दिल से आशीर्वाद नहीं निकला, आपकी परेशानियां हल नहीं हुई, तो राजनीति छोड़ के घर बैठ जाऊंगा। मेरी बात को आप याद रखना। उत्तर प्रदेश में वादों और नारों का सिलसिला शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने ताल ठोकनी शुरू कर दी है। चुनावी मैदान में उतरकर शंखनाद किया जा रहा है। अपने अपने गढ़ के साथ ही संभावित गढ़ों में रैलियां की जा रही हैं। वोट बैंक में सेंधमारी के प्रयास जारी हैं और चुनावी समीकरणों को सेट करने के लिए चुनावी बातें हो रही हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला पूर्वांचल की धरती जालौन में, जहां आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने हुंकार भरी। चंद्रशेखर आजाद यहां पर विशाल रैली को संबोधित कर रहे थे। रैली के दौरान चंद्रशेखर ने सरकार पर जमकर हमला बोला। बात लोगों के हित की हो या फिर रैली की परमिशन की, यूजीसी के नए कानून से लेकर सरकार की नीतियों तक, चंद्रशेखर सरकार पर हमलावर नजर आए। जौनपुर के मीरगंज में महारैली में जनता को संबोधित करते हुए सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद ने लोगों से वादा किया कि जिस दिन अवसर उनको और उनकी पार्टी को मिला, अगर उसके 1 साल के अंदर आपके घरों में चिराग नहीं जले, अगर आपने दिल से आशीर्वाद नहीं दिया, आपकी परेशानियां हल नहीं हुई, तो मैं राजनीति छोड़कर घर बैठ जाऊंगा। वहीं पुलिस प्रशासन का परमिशन को लेकर भी धन्यवाद किया। आगे क्या कहा, सुनवाते हैं। 1 साल के अंदर अगर आपके घरों में चिराग नहीं जले, आपके दिल से आशीर्वाद नहीं निकला, आपकी परेशानियां हल नहीं हुई और आपकी आंखों के आंसू नहीं सूखे, आपकी भूख जिनके लिए आज परेशान होना पड़ता वो भूख नहीं खत्म हुई, आपको मान सम्मान का जीवन न मिला, तो राजनीति छोड़ के घर बैठ जाऊंगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं और सबसे पहले मैं यहां के एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं, उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। ऐतिहासिक काम, किसी विधायक की रैली होती है तो भी 8 दिन पहले परमिशन दी जाती है, लेकिन उन्होंने कल रात परमिशन देके जो उपकार हम पे किया है, मैं विश्वास से कहता हूं कि मैं इन अधिकारियों को कभी नहीं भूलूंगा। मेरी बात को आप याद रखें। आप जानिए, जिसके लिए सुबह उठने से लेकर शाम तक प्रदेश का कोई जिला, देश का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां से वीडियो जारी करके मैसेज भेज के ये नहीं कहा जाता कि हम इसको कल का सूरज नहीं देखने देंगे। उसके लिए कल रात को परमिशन आपने दी, मैं आपका आभारी हूं। आपको क्या लगता है, कि इस तरह की चीजों से आप चंद्रशेखर आजाद के प्रति जो प्यार लोगों के दिल में उसको कम कर सकते हैं? नहीं, ये गलतफहमी है आपकी। आप अगर आज सुबह भी परमिशन देते और ये टेंट भी नहीं लगता, एक कुर्सी पे खड़े होकर भाषण देकर अपने लोगों को कह के जाता कि याद रखना मेरी बात को। दरअसल चंद्रशेखर की रैली को परमिशन देर रात को मिली थी, जिसके कारण उन्होंने पुलिस प्रशासन का धन्यवाद किया। वहीं इसको लेकर सरकार पर निशाना भी साधा। वहीं रैली के दौरान चंद्रशेखर ने एक बार फिर से पुराना बयान दोहराया। आजाद ने कहा कि मैं किसी मंत्री या धन्ना सेठ का बेटा नहीं हूं, स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं। जब तक जान है मैं आपके अधिकारों के लिए लड़ता रहूंगा। ये बात प्रशासन और सरकार पूरी तरह से याद कर ले। क्या और कहा, सुनवाते हैं। मैं किसी धन्ना सेठ का बेटा नहीं हूं, किसी व्यापारी का बेटा नहीं हूं, किसी नेता का बेटा नहीं हूं, एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं। संस्कार है मेरे अंदर, मैं गरीबों का दर्द जानता हूं और फिर कह रहा हूं, एक बार पैदा होता है आदमी, एक बार मरता है। ना मैं दोबारा पैदा हो सकता हूं, ना मैं 2 बार मर सकता हूं। एक दिन मुझे भी जाना है, लेकिन अगर जब तक जीवन है मैं इनके हक अधिकारों के लिए लड़ता रहूंगा। इस बात को शासन, प्रशासन और सरकार भी याद रखें। मेरी बात को याद रखें। आप मेरी बात को सुनो, मेरा बस चले तो एक शब्द ना कहो
और ऐसे ही चला जाऊं। लेकिन जब आया हूं तो अपनी बात कहना चाहता हूं, क्योंकि गर्मी इतनी है। मेरे ऊपर तो टेंट लगा है, लेकिन मेरी माए बहन, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे छोटे नौजवान साथी बड़े बुजुर्ग गर्मी में है, पसीना आ रहा है। मैं तो जानता हूं लोग पैसे पे नहीं जाते, खाने पे, मिठाई पे, शराब पे नहीं जाते, और आप अपने इस पेंटर को इज्जत, प्यार, आशीर्वाद देने के लिए इस गर्मी में बैठे हो। नहीं है मेरे पास आज आपको देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन इस मंच से कह रहा हूं, मेरे खून का कतरा कतरा भी अगर आपके लिए बह जाएगा तो ऊप नहीं कहूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, मैं कुछ समय इस गर्मी का आपका लूंगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे करनी है, और आपने भी अपना काम छोड़ा है। एक एक पैसा इकट्ठा करके आपने इस रैली को सफल बनाने का प्रयास किया। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करते हुए सबसे पहले भदोही के लाल धीरज कुमार गुप्त जी को आदरांजलि अर्पित करता हूं। भदोही का जो लाल धीरज कुमार जी थे, जिन्होंने 2023 में अग्निवीर ज्वाइन किया और 18 फरवरी को जम्मू कश्मीर में वो शहीद हो गए। ये शहीद जिस परिवार से होता है, उस परिवार को तकलीफ का एहसास होता है, लेकिन आप ये समझिए, उस शहीद भाई को आज याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले आर्मी की नौकरी पक्की होती थी। केंद्र की सरकार ने अग्निवीर के जरिए 4 साल की नौकरी करके जिस तरह से सेना का मनोबल गिराने का काम किया और नौजवानों में जो राष्ट्रभक्ति की भावना थी उसको कमजोर किया, देश इस निगम सरकार को कभी माफ नहीं करेगा। मेरी बात को आप याद रखना। चंद्रशेखर ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस योजना के जरिए सेना की परमानेंट नौकरी को 4 साल का करने का काम किया है। वहीं पुलिस प्रशासन को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। चंद्रशेखर ने कहा कि एक अवसर हमें मिलने दो, आपकी 8 घंटे की ड्यूटी करके दिखाएंगे। वहीं शिक्षकों और किसानों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रोजगार और सम्मानजनक वेतन जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक हम सरकार की नाक में दम करते रहेंगे। क्या कहा, आगे सुनवाते हैं। पुलिस सरकार के अंदर में होती है, जो सरकार चाहती है वो पुलिस के भाइयों को मजबूरी में करना पड़ता है। अगर अनुशासन में काम करेंगे तो कार्रवाई होगी, न चाहते हुए भी कई बार मजबूरी में ऐसे कदम उठाते हैं। इसका एक उदाहरण मैंने आपको बता दिया कि रात लेट नाइट परमिशन दे रहे हैं, अगले दिन कार्यक्रम है, टेंट कैसे लगेगा, कार्यक्रम कैसे होगा, इससे एहसास होता है कि पुलिस कितनी मजबूर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और पुलिस के भाइयों से शुरुआत करूंगा। एक अवसर बनने दो आजाद समाज पार्टी काशीराम को, 8 घंटे की ड्यूटी आपकी करके दिखाएंगे। मेरी बात को आप याद, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी दिला के रहेंगे, आपको याद रखना। प्यारे साथियों, वेतन विसंख्या दूर कराएंगे आपका जो बैकलॉग है भर के, आपको जो 24 घंटे ड्यूटी का प्रेशर बना हुआ ये खत्म करेंगे और आपको बॉर्डर स्कीम खत्म करके अपने जिले के बराबर के जिले में जाने की आजादी देंगे। मेरी बात को आप याद रखना। आपसे शुरुआत करें। प्यारे साथियों, अभी शिक्षा मित्रों को मैं बधाई देता हूं, लेकिन बधाई अधूरी है, क्योंकि मैं तो शिक्षा मित्रों का वेतन 25,000 से पार चाहता था, लेकिन हमारे सब प्रयास के बाद सरकार ने लगभग 18,000 रुपए की घोषणा की है। प्यारे साथियों, अभी तो शिक्षा मित्रों की बात आगे बढ़ी है, अभी तो लड़ाई पीआरडी के जवानों की बाकी है, होमगार्ड भाइयों बहनों की बाकी है, भोजन माताओं की बाकी है, आशा आंगनबाड़ी बहनों की बाकी है, पंचायत सहायकों की बाकी है, रोजगार सेवकों की बाकी है। जब तक इनके मानदेय वेतन में वृद्धि नहीं होती और इनको कम से कम 20-20 हजार रुपए का रोजगार नहीं मिलता, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं, सरकार को मजबूर करके छोड़ेंगे। इस सरकार को मजबूर करके छोड़ेंगे कि जिनसे काम लेते हो उनको कम से कम इज्जत का वेतन देने का काम करो। और सिर्फ यही लड़ाई खत्म नहीं होगी जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सम्मानपूर्वक रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक ये लड़ाई पूरी नहीं हो सकती। मेरी बात को आप याद रखना। और आज कह रहा हूं,
आटा चावल नहीं देंगे हम लोग, 2,000 रुपए नहीं देंगे, लेकिन आपके बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा देंगे और आपको रोजगार देंगे कि आप 20,000 रुपए घर पर रहकर कमाओगे। मेरी बात को आप याद रखें। जौनपुर में विशाल जनसभा में चंद्रशेखर ने कई वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि हम कैश नहीं देंगे, साइकिल नहीं देंगे, लेकिन अच्छी शिक्षा और रोजगार देने का काम करेंगे, जिससे कि आप अच्छे से अच्छा कमा सकें और अपना काम करके अपना घर चला सके। वहीं 15 मार्च को बाराबांकी में विशाल जनसभा को लेकर भी निशाना साधा है। बिना नाम लिए चंद्रशेखर ने कहा कि कुछ बहरूपीय बोल रहे हैं कि 15 मार्च को काशी राम का दिवस मनाएंगे, लेकिन वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पास वोट है। चंद्रशेखर आजाद ने कई योजनाओं जिनमें काशीराम का नाम बदला गया था उसको लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। किन किन बातों पर निशाना साधा सुनवाते हैं। देश भर में घूमता हूँ, क्षेत्रीय आधार पर तो सामान्य जाति के लोगों को भी हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में आरक्षण का लाभ मिलता है। और तो और 2019 से AWS के जरिए सामान्य जाति के गरीबों को भी आरक्षण का लाभ मिलता है। लेकिन सामंतवादी सोच क्या होती है, इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि एक नेता असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि मैंने केवल से पूछा कि आप चमार बनना चाहते हैं। आप समझो मानसिकता क्या है, वो ये बताने का काम कर रहे हैं क्योंकि निषाद समाज के लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनको शेड्यूल कास्ट में रखा जाए, तो ये बताने का काम कर रहे हैं कि जो आरक्षण लेता है वो चमार बन जाता है। और मैं उन नेताजी को और उनके बड़े नेताजी को कहना चाहता हूं मंच से, कभी बातें चमार का इतिहास पढ़ना तो आपको पता लगेगा, और कभी सिर्फ बातें चमार का इतिहास मत पढ़ना, कभी चमार रेजिमेंट का इतिहास पढ़ना तो आपको पता लगेगा कि हमारे शौर्य का, कि बहुजन समाज में शौर्य कितना। मैं तो बार बार कहता हूं कि बना के देखो, अहिर रेजिमेंट बना दो, गुजर रेजिमेंट बना दो, पाल रेजिमेंट बना दो, प्रजापति रेजिमेंट बना दो, निषाद रेजिमेंट बना दो, और देश की सेवा में, देश की रक्षा में मौका दो बहुजन समाज के लोगों को, हम दिखाएंगे देश की रक्षा कैसे होती। बनाओ मौर्य रेजिमेंट, बनाओ साक्य रेजिमेंट, बनाओ कुर्मी रेजिमेंट, अगर आपका हिम्मत है बनाओ पटेल रेजिमेंट, और दोनों का हम बताएंगे हमारे अंदर कितनी क्षमता। बाराबांकी में 15 मार्च को, और वो जो बहरूपीय है उनकी पार्टी कह रही है कि हम बहुजन समाज का दिवस बनाएंगे 15 मार्च को। क्यों बनाएंगे सुनो, क्योंकि 15 मार्च को मान्यवर साहब श्री काशीराम साहब की जयंती है। लेकिन क्यों मनाएंगे, क्योंकि आपके पास वोट है इसलिए, और आप मान्यवर काशीराम साहब का सम्मान करते हैं। मगर ये नहीं बताएंगे कि मान्यवर काशीराम साहब की जयंती में जो अवकाश तय हुआ था, इन्हीं बहरूपियों की सरकार ने उस अवकाश को कैंसिल करने का काम किया। और तो मान्यवर काशीराम साहब के नाम से बने जिले का नाम भी इन्हीं बहरूपियों ने बदलने का काम किया था। और तो मान्यवर काशीराम साहब के नाम से सहारनपुर में बने मेडिकल कॉलेज का नाम भी इन्हीं बहरूपियों ने बदलने का काम किया था। और उससे भी तकलीफ है प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल भी इन्हीं बहरूपियों के नेताओं ने पार्लियामेंट में फाड़ने का काम किया था, जिसकी वजह से हमारे SC/ST के कर्मचारी अधिकारियों को खून के आंसू रोने पड़े और डिमोशन हमारे लोगों का हुआ। अगर इनकी रकम न होता तो मान्यवर काशीराम साहब का नाम बदलने की बजाय एक और मेडिकल कॉलेज दूसरे महापुरुष के नाम पर बना। इनकी रकम न होता तो प्रमोशन में रिजर्वेशन कैंसिल करता, बिल फाड़ने के बजाय SC/ST के साथ OBC के भाइयों को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ दिलाने का काम करता। और तो इनका चेहरा कब बेनकाब हुआ और ज्यादा कब हो गया, जो बात बहुजन की करते हैं, लेकिन जब UGC का कानून आया, गाइडलाइन आई, तो ये सब लोग विरोधियों के पक्ष में खड़े हो गए। ये बात बहुजन की करते हैं और गुलामी 15% लोगों की करते हैं। ये जो बहरूपीय घूम रहे हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। रैली के दौरान चंद्रशेखर पूरी तरह से सरकार पर हमलावर दिखाई दिए। उन्होंने सरकार पर कई आरोप लगाए, वहीं UGC को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। चंद्रशेखर ने कहा कि UGC की जो नई गाइडलाइंस हैं वो लागू होकर रहेंगी।
इसे कोई भी नहीं रोक सकता है। इसी के साथ आगे क्या कहा सुनवाते हैं। अभी आएंगे वो नीला पट्टा पहन के आएंगे, बाबा साहब की बैनर पर तस्वीर लगाएंगे, लेकिन जब आपके बच्चों के भविष्य को यूनिवर्सिटियों में कुचला जाएगा, जब उनकी हत्याएं होगी, संस्थानिक हत्या, जब रोहित वेमुला, पायल तड़वी, जेल कामेगवाल को मारा जाएगा, तो इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकलेगी। तब ये गुलामों की तरह अपने मालिकों का साथ देंगे, अपने बहुजन गरीब समाज का साथ नहीं देंगे। प्यारे साथियों, आपको भी कमर कसनी है कि अपने बच्चों की हत्या नहीं होने देनी है। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि यूजीसी की गाइडलाइन तो लागू होकर रहेगी, उनको कोई रोक नहीं सकता है। मेरी बात कर रहा है, क्योंकि मैं कल ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नहीं वर्तमान सांसद को सुन रहा था और बहुत सही बात कह रहे थे। वो ये कह रहे थे क्योंकि उनको एहसास है कि अगर एससी एसटी ओबीसी का विरोध करेंगे तो एमपी एमएलए भी नहीं बन पाएंगे ये लोग। 15% से कोई एमपी एमएलए नहीं बन सकता है। मैं आपको कह रहा हूं, जो आपके अधिकारों का विरोध करे उसके लिए नारा मेरा याद रखना कि ना तो नोट उनको देना और ना वोट उनको देना जो आपके अधिकारों का विरोध करते हैं, आपके बच्चों का विरोध। अपना नोट भी उसको देना और अपना वोट भी उसको देना जो आपके लिए सीना तान के खड़ा है, गोली की परवाह नहीं करता, जेल की परवाह नहीं करता, मुकदमे की परवाह नहीं करता, जो आपके आंसुओं पे अपना खून बहाने को तैयार है। आपको भी तैयार होना पड़ेगा उसको शक्ति देने के लिए, वरना फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरी बात को आप याद रखें। चंद्रशेखर आजाद ने यूजीसी के कानून का समर्थन करने के साथ ही कहा कि जब हम आएंगे नई शिक्षा नीति को लागू करेंगे, जिसके माध्यम से गांव के सरपंच से लेकर सीएम और मंत्री तक के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाएगा। वहीं हेल्थ पॉलिसी में भी बड़ा बदलाव करने की बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद नजर आए। उनका कहना है कि हम मेडिकल फील्ड में हर सुविधा देंगे, सस्ती दवाइयां, मुफ्त इलाज देंगे, जिससे गरीबों की जेब पर डाका नहीं पड़ेगा। सुनिए क्या बोले चंद्रशेखर हेल्थ पॉलिसी को लेकर। जब हम पे अवसर बनेंगे आजाद समाज पार्टी के लोगों पे, तो हम सबसे बड़ा बदलाव ये करेंगे कि हम नई शिक्षा नीति लागू करेंगे। अब वो नई शिक्षा नीति क्या होगी? वो नई शिक्षा नीति ये होगी कि चाहे चीफ सेक्रेटरी हो या मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो या संतरी हो, चाहे सांसद हो या विधायक हो, चाहे चेयरमैन हो या जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, गांव के सरपंच और पंचायत के मेंबर से लेके और मुख्यमंत्री तक के बच्चों को और डीजीपी चीफ सेक्रेटरी से लेके पंचायत के सेक्रेटरी के, डीएम एसएसपी के, सीओ दरोगा जी के, एडीएम एसडीएम के, कानून तहसीलदार के, सबके बच्चों को, आईजी डीआईजी कमिश्नर एडिशनल के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का काम करेंगे। मेरी बात को अच्छा आप सोचोगे इससे बदलाव क्या हो जाएगा? मैं आपको बताता हूं इससे बदलाव क्या होगा। इससे बदलाव ये होगा कि जब उनके बच्चों के हितों की बात आएगी तो सरकारी स्कूल की व्यवस्था ऐसी होगी कि वहां 5 स्टार होटल भी आपको कमजोर महसूस होगा, उसके सामने खोखला साबित होगा। क्योंकि जब एक स्कूल में एक ही टेबल पे जिलाधिकारी का, एसएसपी का और किसान मजदूरों का, आम गरीबों का बच्चा बैठेगा तो टीचर भी टाइम पे आएगा, कमरे भी अच्छे होंगे, साफ सफाई भी होगी और पढ़ाई भी अच्छी होगी। तभी जाके गरीबों के हिस्से में जो है अच्छी जिंदगी के सपने शुरू होंगे। प्यारे साथियों, हम हेल्थ पॉलिसी में बदलाव करेंगे। हम तय करेंगे कि जितने भी लोग कानून बना रहे हैं या जो कानून को लागू करा रहे हैं, उन सबका उनके बच्चों का इलाज सरकारी अस्पताल में हो बीमार होने के बाद। जितनी होगा आप देखना, मशीनें भी अच्छी होंगी, एक्सरा भी वही होगा, सारे टेस्ट भी वही होंगे और दवाइयां भी वही मिलेंगी, बिल्डिंग भी अच्छी होगी, सुविधाएं भी होंगी। तो गरीब की जेब पर जो डाका पड़ रहा है इलाज के कारण, ये डाका नहीं पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। रैली में चंद्रशेखर ने ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ा जहां वो सरकार को घेरते नजर ना आए। मुद्दा दाल मंडी का हो या फिर मिर्जापुर में सूखे का मामला,
हर तरह हर मौके पर चंद्रशेखर सरकार पर हमलावर नजर आए। चंद्रशेखर ने कहा कि अब इनको ताकत दिखाने का समय आ गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। आज जिस गांव में वोट नहीं है वहां न बिजली है न पानी है। क्या कहा, सुनवाते हैं। दाल मंडी में जो दुकानें तोड़ी जा रही है, लगभग 100 दुकानें ऐसे जिनका मुआवजा सरकार ने अभी तक नहीं दिया। मिर्जापुर में बाढ़ और सूखे की मार से जनता परेशान है, लेकिन सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। और गाजीपुर में गंगा कटान और बाढ़ की समस्या से किसान और आम आदमी परेशान है। उनको फसलों का दाम भी नहीं मिल रहा है और सरकार सोई बैठी है। जनपद चंदौली में जो लाइफ लाइन कही जाती है, लेबरनासा मुख्य नहर की इतनी हालत खराब है कि किसान सिंचाई के लिए भी परेशान है। प्यारे साथियों, हमने तय किया है कि अब इस गुंडागर्दी की सरकार को उत्तर प्रदेश से खराब करना है और खदेड़ करना ही नहीं है, इनकी हालत ऐसी करनी है कि दोबारा जनता के साथ अन्याय करने के बारे में ये सोच भी ना पाए। प्यारे साथियों, और उसके लिए आपको मुझे कमर कसनी पड़ेगी, आपको मुझे हिम्मत दिखानी पड़ेगी, आपको मुझे ताकत बनानी पड़ेगी। और जिस तरह 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चों को इन्होंने, जिसमें पिछड़े वर्ग के बच्चे पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, यादव, भूषण, जाट, तमाम पिछड़े जातियों के बच्चे, सैन विश्वकर्मा के बच्चे, मेरे आज भी याद है, लाठियां मार मार के उन बहनों के हाथ तोड़ दिए लखनऊ में, जब वो मुख्यमंत्री के दरवाजे गई, लेकिन उनको नौकरी सरकार ने आज तक नहीं दी। मैं पूछना चाहता हूं, जो सरकार गरीबों के बच्चों की नौकरी छीनने का काम करती है, वो क्या गरीबों की जैसी हो सकती है क्या? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कप्तान में क्या हुआ मेरठ में, आपने देखा था नहीं देखा था बताओ। जब मैं उस मां को न्याय दिलाने के लिए और अपनी बहन बेटी जिसको उठा ले गए थे गुंडे, उसको बरामद कराने के लिए दौड़ रहा सड़कों पर, आपने देखा था नहीं देखा था? क्यों दौड़ना पड़ रहा था मुझे? क्योंकि ये सरकार हमारे बच्चों को न्याय नहीं दिलाना चाहती। और हालत ऐसी है कि मीडिया को भी नहीं, जो मीडिया जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, अघोषित इमरजेंसी चल रहे उत्तर प्रदेश में, हमारी मीडिया के भाइयों को भी पीड़ित परिवार से बात नहीं करने देते, उनके साथ भी गुंडागर्दी करते हैं। ये आलम हो गया उत्तर प्रदेश में। अब दो ही रास्ते हैं, क्या तो हम इस गुलामी को सहे या फिर हम इस गुलामी की बेड़ियों को जड़ से उखाड़ सके। आप बताओ तैयार हो या नहीं हो? बताओ, बताओ तैयार हो या नहीं हो? मेरे नौजवान बहादुर योद्धाओं, मेरे विभागों को बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयासों से भारत पहला ऐसा देश है जिसमें हर व्यक्ति को, बारीक व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला, सारी महिलाओं को वोट का अधिकार मिला, सार्वभौमिक मताधिकार लागू हुआ। अमेरिका नहीं कर पाया आजादी के समय, संविधान लागू होने के समय ब्रिटेन नहीं कर पाया, यूरोप नहीं कर पाया, रूस नहीं कर पाया। ये अगर सामाजिक न्याय का चरित्र किसी में था तो आपके महापुरुषों में था, फूले में था, साहू में था, परियार में था, दयानंद यादव में था, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूर ठाकुर में था और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान पुरुषों में था, जिसकी बदौलत इस देश में कमजोर वर्गों के लोगों की इज्जत बनी। आज भी आप जाके देखो, जिस बस्ती में वोट नहीं है, न बिजली है, न पानी है, न सड़क है, न रोजगार है, न साफ सफाई है, जानवरों से पूरा जीवन। बिहार के लोग जाके देखो, मुल्तान, आपको पता लग जाएगा। अपने बॉर्डर में जाके देखो, आपको पता लग जाएगा। जौनपुर में आजाद समाज पार्टी की रैली में चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। चंद्रशेखर ने इस शक्ति प्रदर्शन से प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो केवल दलित वोटों पर ही फोकस करके नहीं रहेंगे, हर वर्ग को लेकर चलने का उन्होंने इशारा किया है। वहीं जनता का भरोसा जीतने के लिए कई वादे भी किए हैं। जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिन पर बसपा और सपा का वर्चस्व देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर के मैदान में उतरने से
मायावती के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देंगी या फिर दलित वोटर्स का झुकाव बसपा की तरफ बना रहेगा? इसी के साथ MY समीकरण का क्या होगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ बताइए कि चंद्रशेखर आजाद चुनाव मैदान में कितने प्रतिशत दलित वोटों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे? क्या वो हर वर्ग का वोट पा पाएंगे या नहीं, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी के साथ तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए YBN उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल। नमस्कार।